नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम का राजकीय महाविद्यालय नौल। इस वीडियो में आज अपन चर्चा करेंगे स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका, जिसे स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघीय सरकार है वो कहा गया है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्विट्ज़रलैंड की जो बहुल कार्यपालिका है वो पूरी दुनिया में अपने आप में अजूबी है, अनोखी है, इसलिए उसे भी जानना राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका शक्तियाँ अंतिम रूप में एक व्यक्ति में निहित है वो होती हैं। एक ही व्यक्ति अंतिम रूप तौर पर शासन की शक्तियों या कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो होता है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कार्यपालिका शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर 7 व्यक्तियों की एक संस्था में निहित होती है। उसी संस्था को सामान्यतः बहुल कार्यपालिका कहा जाता है और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में उसी संस्था को संघीय सरकार कहा जाता है। और यही बहुल कार्यपालिका संघीय सरकार जो है वो स्विट्ज़रलैंड में सामूहिक तौर पर संपूर्ण शासन व्यवस्था का संचालन करती है। इसे ही बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक में इसी संघीय सरकार की रचना और शक्तियों का उल्लेख है वो किया गया है। स्विट्ज़रलैंड की ये जो संघीय सरकार है वो अपने आप में अनोखी है, अजूबी है। और अनोखी और अजूबी इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो प्राय अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। तो आइए अब अपन चर्चा करेंगे स्विट्ज़रलैंड की इस बहुल कार्यपालिका या संघीय सरकार की विशेषताएं, जिनके आधार पर इसे अनोखी या अजूबी कार्यपालिका भी है वो कहा जाता है। स्विस बहुल कार्यपालिका की जो पहली महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इसमें कोई एक व्यक्ति प्रमुख नहीं होता। ये 7 लोगों की एक संस्था होती है और ये 7 लोगों में ही कार्यपालिका शक्ति सामूहिक तौर पर निहित होती है। और ये 7 सदस्य ही जो है सामूहिक तौर पर कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। और इन 7 सदस्यों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी की संवैधानिक स्थिति है वो समान है वो होती है। स्विस संघीय सरकार या बहुल कार्यपालिका की एक जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि प्राय किसी भी देश की कार्यपालिका या तो संसदीय होती है या फिर वो अध्यक्षीय मॉडल की है वो होती है। संसदीय मॉडल की कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसका निर्माण संसद के अंदर से ही किया जाता है। जबकि अध्यक्षीय मॉडल की जो कार्यपालिका होती है वो संसद से बाहर से उसका निर्माण होता है और वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और उसमें स्थायित्व होता है, यानी निश्चित कार्यकाल के लिए चुनी जाती है, वो कार्यकाल हर हाल में पूरा करता है। अध्यक्षीय कार्यपालिका को संसद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा नहीं सकती, ठीक है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है वो एक ऐसी कार्यपालिका है जिसमें संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। यानी इसमें संसदीय और अध्यक्षीय दोनों कार्यपालिकाओं के लक्षणों का एक साथ समन्वय है वो किया गया है। जैसे संसदीय कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। जब भी संसद के अधिवेशन होते हैं तो संसद की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब है देती है, ठीक है। अब अध्यक्षीय कार्यपालिका का जो लक्षण क्या है, अध्यक्षीय कार्यपालिका में स्थायित्व का लक्षण होता है। अध्यक्षीय कार्यपालिका का निर्माण संसद के बाहर से होता है, यानी अध्यक्षीय कार्यपालिका में कोई भी संसद का सदस्य कार्यपालिका में शामिल नहीं होता। स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका में ये लक्षण है कि वह उसमें स्थायित्व का लक्षण है। संघीय कार्यपालिका का कार्यकाल 4 साल का होता है। उससे पहले वहाँ की संसद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे हटा नहीं सकती। वह 4 साल का कार्यकाल हर हाल में पूरा करती है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार में या बहुल कार्यपालिका में कोई भी संसद का सदस्य है वो सदस्य नहीं हो सकता। तो ये जो ऐसे लक्षण हैं स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका का, जिसमें जो संसदीय और अध्यक्षीय कार्यपालिका का एक साथ समन्वय है वो किया गया है।
स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार की एक और जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि प्राय हर देश की कार्यपालिका का गठन दलीय आधार पर होता है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की इस बहुल कार्यपालिका की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका स्वरूप दलीय नहीं होता, यानी ये पूरी तरह से निर्दलीय होती है। यानी इसमें एक ही दल के सारे सदस्यों को नहीं लिया जाता, सभी दलों के सदस्यों को इसमें स्थान दिया जाता है, प्रतिनिधित्व है वो दिया जाता है। इसलिए इसका स्वरूप दलीय आधार पर न होकर निर्दलीय है वो होता है। ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है वो होती है। अगली जो विशेषता इसकी है वो ये है कि प्राय इसमें जो विशेषज्ञ और अनुभवी जो राजनेता होते हैं उन्हीं को स्थान दिया जाता है। अनुभव और योग्यता के आधार पर ही जो है इसके सदस्यों का चुनाव है वो किया जाता है। और एक ये है, अगली जो विशेषता ये होती है कि ये एक तरह से नेतृत्वहीन है वो होती है, इसका कोई नेता नहीं होता, ये सातों सदस्य मिलकर ही सब सामूहिक तौर पर निर्णय है वो लेते हैं। अगली और आखिरी विशेषता जो भी मैंने बता भी दी है वो ये है कि ये कार्यपालिका है वो स्थायी होती है, निश्चित समय के लिए चुनी जाती है और उससे पहले इसको हटाया नहीं जाता। तो इसका स्थायित्व भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है वो होती है। तो ये थी स्विस संघीय सरकार या स्विट्ज़रलैंड की बहुल कार्यपालिका की विशेषताएं। अब बात करते हैं अपन संघीय सरकार के गठन की, इसका गठन कैसे होता है, कौन करता है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुल कार्यपालिका 7 सदस्यों से मिलकर बनती है और इसके 7 सदस्यों का जो निर्वाचन है वो स्विट्ज़रलैंड की संसद करती है और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में इसके 7 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। और निर्वाचन करते समय क्षेत्रीय और भाषाई प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है और प्राय सभी दलों को भी इसमें प्रतिनिधित्व देने का प्रयास है वो किया जाता है। तो जैसा कि भी मैंने आपको बताया कि एक दल की नहीं होती, सभी दलों के लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। और अब बात करते हैं इसके कार्यकाल की। संघीय सरकार का कार्यकाल कितना होता है। तो स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अनुसार संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और ये एक स्थायी कार्यपालिका है जिसे 4 वर्ष से पूर्व भंग नहीं किया जाता। लेकिन यदि किसी एक सदस्य का पद रिक्त होता है किसी भी कारण से, तो शेष अवधि के लिए उसके स्थान पर नए सदस्य का चुनाव कर लिया जाता है। और संघीय सरकार में सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी एक व्यक्ति का जब 4 साल का कार्यकाल पूरा होता है तो अगले कार्यकाल के लिए भी उसका पुनर्निर्वाचन है वो हो सकता है। पुनर्निर्वाचन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध है वो नहीं है। अब बात करते हैं संघीय सरकार के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की। तो इस संघीय सरकार का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है जिसका निर्वाचन स्विट्ज़रलैंड की संसद ही है वो करती है। और जो संघीय सरकार का अध्यक्ष होता है वही स्विट्ज़रलैंड का राष्ट्रपति भी है वो कहलाता है। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो हैं उनका कार्यकाल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष का ही होता है। रोटेशन के आधार पर, वरिष्ठता के नियम के आधार पर इसके सभी सदस्यों को बारी बारी से 1-1 वर्ष के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने का अवसर है वो दिया जाता है। यहाँ विशेष बात ये भी है कि अध्यक्ष होने के नाते कुछ विशेष शक्तियाँ इनकी नहीं होती हैं। 7 सदस्यों की संवैधानिक स्थिति समान ही है वो होती है। अध्यक्ष का इतना दायित्व है कि जब भी संघीय सरकार की मीटिंग होती है तब वो केवल उसकी अध्यक्षता है वो करता है। अब बात करते हैं संघीय सरकार की कार्यप्रणाली की, ये काम कैसे करती है। स्विट्ज़रलैंड का संपूर्ण जो प्रशासन है उसको 7 भागों में बांटा जाता है और संघीय सरकार के जो 7 सदस्य होते हैं प्रत्येक सदस्य को एक विभाग का अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद जो निर्णय जो है वो सामूहिक लिए जाते हैं। सामूहिक निर्णय लेने के लिए संघीय सरकार की सप्ताह में 2 बार बैठक होती है और ये तो 2 बार तो होने अनिवार्य है। इसके अलावा आवश्यकता होने पर कभी भी की जा सकती है। और 4 सदस्यों की गणपूर्ति अनिवार्य होती है, यानी 7 सदस्यों में 4 सदस्य उपस्थित होंगे तभी मीटिंग या बैठक इसकी की जाएगी। और इसमें जो निर्णय है वो बहुमत के आधार पर है वो किए जाते हैं। अब आगे है
संघीय सरकार की प्रमुख शक्तियाँ, संघीय सरकार किन किन शक्तियों का प्रयोग है वो करती है। संघीय सरकार या बहुल कार्यपालिका की शक्तियों में सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि संघीय सरकार ही स्विट्जरलैंड की जो है सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और कार्यपालिका शक्तियाँ इसी में निहित हैं, इसलिए यह कार्यपालिका के क्षेत्र में व्यापक शक्तियों का प्रयोग करती है। यह शासन से संबंधित नीतियों का निर्धारण करती है, शासन व्यवस्था का संचालन करती है, देश में कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का प्रयास करती है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को लागू करने का काम करती है और जिन पदों पर संसद के द्वारा नियुक्तियां नहीं होती हैं उन पदों पर नियुक्ति का काम भी जो है ये संघीय सरकार है वो करती है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की विदेश नीति का निर्धारण और संचालन का कार्य भी यही संघीय सरकार है वो करती है और सेना पर भी संघीय सरकार का नियंत्रण होता है और इस दृष्टि से सेना के संबंध में भी ये अनेक कार्यों का संचालन है वो करती है। स्विस संघीय सरकार की जो दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति जो है वह है विधायी शक्ति। संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी अनेक शक्तियां प्राप्त हैं। सरकार के सदस्य जो हैं वो संसद के सदस्य तो नहीं होते, लेकिन जब भी संसद की बैठकें होती हैं तो उनमें भाग लेते हैं। हालांकि यद्यपि वो मत नहीं देते, संसद में किसी भी विषय पर वो अपना मत या मतदान नहीं कर सकते, लेकिन मतदान के अलावा अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। वो संसद में साधारण विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, संविधान संशोधन के विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश भी है वो जारी कर सकते हैं, संसद में के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब है वो देते हैं और अध्यादेश के अलावा वो प्रदत्त व्यवस्थापन के द्वारा कानूनों का निर्माण भी वो कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वित्तीय क्षेत्र में। वित्तीय क्षेत्र में संघीय सरकार क्या क्या कर सकती है। वित्तीय क्षेत्र में जो है संघीय सरकार जो है वो संपूर्ण वित्तीय प्रशासन का संचालन करती है और वह बजट तैयार करती है और बजट को संसद में प्रस्तुत कर उसे पारित करवाने का काम भी है वो करती है। वह सरकार के संपूर्ण जो व्यय होता है उसका हिसाब रखती है और संसद द्वारा स्वीकृत किया गया बजट जो होता है उस पर निगरानी करने का काम भी संघीय सरकार है वो करती है। अगली जो शक्ति या कार्य है संघीय सरकार का वह है कैंटनों से संबंधित कार्य। तो जैसा आपको पता होगा स्विट्जरलैंड में संघीय प्रणाली है और संघ में अनेक प्रांत होते हैं, राज्य भी बोलते हैं उन्हें। तो संघीय ढांचे में संघ की जो इकाइयां हैं उन्हें ही स्विट्जरलैंड में कैंटन है वो कहा जाता है, कैंटन या प्रांत। तो स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार को वहाँ के कैंटनों से संबंध में भी अनेक शक्तियाँ प्राप्त है। संघीय सरकार कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक कैंटन को अपना अलग संविधान रखने का अधिकार होता है। तो कैंटन के संविधानों पर निगरानी का काम भी संघीय सरकार करती है। यदि कोई कैंटन अपने संविधानों में संशोधन करता है तो उन संशोधनों की स्वीकृति भी संघीय सरकार है वो देती है। इसके अलावा संघीय सरकार कैंटनों के वित्तीय, सैनिक और प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण भी है वो करती है। कुछ विशेष मामलों में कैंटनों की विधानसभाओं के द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं उन पर भी अपनी स्वीकृति देने का काम है वो करती है। तो ये हैं कैंटन से संबंधित संघीय सरकार के प्रमुख कार्य। धन्यवाद।